जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीपीडीए के अंदर। दोस्तों, सीपीडीए की ऑफिशियली आपने देखा पुलिस के लिए पुलिस की भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है और उसके लिए स्पेशली बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। हमारे यहाँ पे जो चैनल है हमारा, उसके साथ साथ ऑफिशियली जो ऑफलाइन बैचेस हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भर्ती आए, क्योंकि चुनाव आने वाला है, उससे पहले हमारी जो प्रिपरेशन है उसको धार देने की जरूरत है। आपके कंधों पर स्टार आए, आपके माँ बाप का सपना पूरा हो, आपके माँ बाप को समाज में एक अलग से एक इज्जत मिले, एक प्रेस्टेज मिले, आपकी खोई हुई जो सामाजिक सत्ता है वो दोस्तों वापस आ जाए, उसके लिए आपको भरसक प्रयास करना होगा और वो भरसक प्रयास आप लोग सफलतापूर्वक करेंगे और सीपीडीए उस सपने को पूरा करने में, ऊंची उड़ान तक ले जाने में आपका पूरा सहयोग करने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त एक टॉपिक आपके यहां पे मूल विधि का आता है, जिसके बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूं और इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे, समझेंगे कैसे फ्रेम किया गया है, क्वेश्चंस यहां से किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है आपका इंडियन पीनल कोड, जिसका नाम भी दोस्तों चेंज हो गया है। इसका नाम हो चुका है भारतीय न्याय संहिता, इंडियन जस्टिस कोड, जुडिशियल कोड। तो ये आप देखेंगे यहां पे जो स्ट्रक्चर है आईपीसी का, जिसको हम लोग भारतीय दंड संहिता के नाम से जानते थे, इसका स्ट्रक्चर बनाया किसके द्वारा गया? तो इसको दोस्तों बनाया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ये वही मैकाले हैं जिन्होंने 1835 का इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ये बनाया, भारतीय शिक्षा अधिनियम इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। तो वर्दी के लिए इनको तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा ही बनना है, अगर आपको मिशन वर्दी पूरा करना है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि आईपीसी है क्या। आईपीसी के अंदर दोस्तों जो चैप्टर्स हैं उनमें प्राइमरी जो चैप्टर्स हैं 1, 2 एंड 3, ये चैप्टर्स जो हैं वो बात करते हैं दोस्तों इंट्रोडक्टरी प्रोविजंस के बारे में, यानी कि आईपीसी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि भारत में आप जुर्म करेंगे, अपराध करेंगे, तो आपको भारत के कानून से सजा मिलेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत कहां तक है, भारत का एक्सटेंशन क्या है, भारत कहां तक फैला हुआ है। तो भारत कहां तक फैला है, इसके लिए भौगोलिक सीमा, भौगोलिक आंसर हमारे पास है। भाई हम कह देंगे कि भारत जो है वो जहां तक भारत की जमीन है वहां तक फैला हुआ है। लेकिन सवाल यह भी है कि भारत जहां तक भारत की जमीन है वहां तक तो है, लेकिन क्या उसके बाद में नहीं है? जैसे अगर हम पानी में, जहाज में किसी के ऊपर क्राइम कर दें, किसी की हत्या कर दें, तो सवाल है कि कौन से देश के कानून के हिसाब से, कौन से देश के नियमों के हिसाब से सजा दी जाएगी। तो डिपेंड करता है कि किस देश का झंडा उस जहाज के ऊपर लगा हुआ है। अगर हम दूसरे देश की बात करें तो वहां पर उसी देश का कानून लागू होगा। लेकिन यदि उस देश के अंदर भारत का, हमारा अपने देश का, अगर वहां पर दोस्तों दूतावास है, तो दूतावास हमारे देश की जमीन है जो उस देश के अंदर है। तो अगर दूतावास के अंदर कोई भी क्राइम होता है, दूतावास के अंदर कोई भी घटना होती है, उस घटना को जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उसका पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है वो ली जाएगी और उसी के कानूनों के अकॉर्डिंग वहां पर सजा मिलेगी, वही प्रावधान सारे होंगे वहां। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसके अंदर आने वाले शब्द क्या होंगे, इनके अंदर आने वाले विशेष शब्दों की परिभाषा क्या होगी, कहां तक लागू होगा, और इसके अलावा यानी कि इंट्रोडक्टरी प्रोविजंस हैं, क्या क्या इसका परिचय है, उसके बारे में मुख्य तौर पर यहां पर बताया गया है। परिचय क्या होगा इसका। अब हम बात करते हैं तो यानी कि मैकाले ने क्या चालाकी से इसको फ्रेम किया है। दूसरी तरफ हम देखें तो इसको बोलते हैं पीनल प्रोविजंस, यानी कि दांडिक दायित्व। दांडिक दायित्व यानी कि ऐसे दायित्व जिनमें दंड देने की बात की जाती है, जिनको करने पर आपको सजा मिलेगी। अब यहां पर फर्दर इनको फिर डिवाइड किया गया है ऑफ डिफेंसेस, यानी कि ऐसे अनुच्छेद, ऐसी धाराएं, ऐसे चैप्टर्स जो बचाव की बात करते हैं। यानी कि कानून आपको आईपीसी द्वारा सजा ही नहीं दिलवाता, आपको आईपीसी बचाता भी है। अब वो बचाता कैसे है, वो बचाव की बात करने वाला चैप्टर क्या है, तो वो चैप्टर 4 है। जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत ही पुरानी एक यूनानी स्टोरी है न्याय के ऊपर कि अरस्तु जो था वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, सॉरी अरस्तु नहीं, सुकरात अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और वो ये देख रहा था कि जज जो है वो अक्सर न्यायालय से बाहर निकलते हैं और चोरों के साथ में मिल जाते हैं। तो जज न्यायालय से बाहर निकलते हैं, चोरों के साथ में मिल जाते हैं। इस बात से वो बड़ा परेशान था। उसने बहुत सारे लोगों को शिक्षाएं भी दी अपने जीवन काल के दौरान और इन्हीं शिक्षाओं से परेशान होकर के लोग जो है उसके खिलाफ हो गए। जैसे उसने एक बार यह भी कहा कि एक बार
टेम्पल्स जो हैं जितने भी यूनान में हैं, तो उसने कहा कि इनमें बहुत सारे राजाओं को कहा जाता है कि देवताओं की संतानें हैं। टेक्निकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि देवताओं की संतानें राजा हों। तो ये कुछ ऐसी बातें हो गई जिसकी वजह से लोग उसके खिलाफ होते चले गए। दूसरा, उसके घर के अंदर उसके पिता मूर्ति बनाने का काम करते थे, तो मूर्ति बनाते बनाते उसके अंदर एक भावना पैदा हो गई कि ये मैं जानूं कि इन मूर्ति बनाने वाले लोग जो हैं, किनकी हम लोग मूर्तियां बना रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो इतने फेमस हैं जिनकी मूर्तियां हम लोग बनाते हैं। धीरे धीरे कंडीशन वहां तक पहुंच गई कि वो इंग्लैंड में बार होते थे, जैसे हमारे यहाँ कॉफी के लिए बहुत सारे कॉफी हाउस होते हैं, इसी तरीके से वहां पर बियर बार होते थे जिनको कैफे कहा जाता था, जो स्टाइल बाद में इंडिया में आया। तो कैफे आप जनरली जानते हैं। तो कैफे पहले सिर्फ बियर का हुआ करता था, तो वहां पे जाता था, मूर्ति बेचता था, कैफे के पास पैसे लेके खड़ा हो जाता था, और जो भी लोग निकलते उनसे क्वेश्चन आंसर करता और उनको बियर पिलाने का ऑफर करता, प्रोफेसर्स को, जजेस को, और उनसे नॉलेज इकट्ठा करता। और एक दिन वो बहुत नॉलेज उसके पास इकट्ठा हो गई और लोग उसी की बातों को सुनने के लिए आने लगे। तो लोग उसकी बातों को सुनने के लिए आने लगे, तो लोग उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए। तो एक बार एक घटना आती है कि एक व्यक्ति के घर के सामने से एक चोर एक लोटा चुरा के भाग गया। एक बर्तन था, वो चुरा के भाग गया। तो जब वो चुरा के उसको भाग गया और उसको जब कोर्ट में पेश किया गया, तो कोर्ट में लोगों ने उसको साथ में सेटिंग कर ली, और चोर को और जो जज थे उन्होंने पैसे खा करके एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए डिसाइड कर लिया। तो वो जो स्टूडेंट थे सोक्रेटिस के, सुकरात के, वो भी वहां पर मौजूद थे। तो जज ने, क्योंकि पैसे लिए थे चोर से, तो जज ने उसको ये बोला कि भाई तुम ये बताओ, हम पहले तुमसे तो बाद में सवाल करेंगे, ये लोटा किसका है। तो उन्होंने लोटा जिसका था उसको बुलाया। तो जिसका लोटा था उससे ये पूछा गया सवाल कि भाई ये बताओ तुम्हारा लोटा कहां से चोरी हुआ। तो उसने कहा कि सर मेरा लोटा जो है वो मेरे घर के बाहर रखा हुआ था, बाउंड्री पर। तो उसने कहा किस कलर का लोटा था, कि ये सुनहरे कलर का था, तांबे का लोटा था। तो बोला तांबे का लोटा था, सुनहरे कलर का कैसे है, तांबे का कलर तो सुनहरा नहीं होता है। तो उसने कहा कि मैंने अपना लोटा जो है वो साफ किया था एक दिन पहले, और वो चमकीला किया हुआ था, तो वो वहां पे रखा था मैंने। तो उसने कहा कि अब ये केस उसके ऊपर, चोर के ऊपर नहीं चलेगा, अब ये केस पहले तुम्हारे ऊपर चलेगा कि तुमने अपना लोटा इतना क्यों चमकाया कि वो सोने जैसा लगने लगा। और क्योंकि वो सोने जैसा लगने लगा, तो तुम लोगों के दिमाग में ये थॉट डालना चाहते हो कि ये लोटा सोने का है, तो जैसे ही उसको कोई चुराने आएगा तुम उसको चुरा के वहां से, जैसे ही वो निकलेगा तुरंत तुम उसके लिए खिलाफ एफआईआर कर दोगे और तुम उसको पकड़वा दोगे। और लोटा तो सोने का नहीं है, तो तुम्हारे बीच में कॉम्प्रोमाइज होगा, और कॉम्प्रोमाइज होगा तो चोरी के बदले तुम उससे कुछ पैसे भी वसूल लोगे कॉम्प्रोमाइज के लिए। इसका मतलब चोर वो नहीं है, बल्कि तुम एक क्या हो, तुम एक 420 व्यक्ति हो, मतलब तुम एक आपराधिक षड्यंत्र तय कर रहे हो। तो यहां पे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं ये कि लॉ जो है वो ये कहता है कि क्या काम करना अपराध है, क्या काम करना अपराध नहीं है। तो जब वो जज बाहर निकला तो सोक्रेटिस के चेलों ने उस जज को घेर लिया और उसको कैफे में ले गए। और कैफे में ले जाने के बाद में दोस्तों, उस कैफे के अंदर जाके उसको पहले बियर पिलाई उन्होंने, और बियर वगैरह पिलाने के बाद में उन्होंने उससे पूछा कि ये बताइए चोरी क्या है। तो उन्होंने कहा चोरी क्या है, कि चोरी है कि कोई किसी का सामान चुरा ले, वो चोरी है। बोले आज तो आपने जजमेंट नहीं दिया, आज तो आपने ये बोला कि भाई आपने अपना इतना लोटा क्यों चमकाया कि वो सोने जैसा लगने लगा। तो बोले कि वो तो मैं डिसाइड करूंगा ना कि क्या क्या है। तो बोले कि ये बताइए कि अच्छा हत्या क्या होती है, कि हत्या है, हत्या का मतलब है किसी को मार देना, ये हत्या है। तो बोले अगर ये किसी को मार देना हत्या है, तो हमारे देश के जो सैनिक हैं, जो यूनान के सैनिक हैं, जो दूसरे देशों पर हमला करते हैं, या दूसरे देशों के जो सैनिक हमारे यहां पर हमला करते हैं और हमारे यूनानी सैनिक उनकी हत्या कर देते हैं, मार देते हैं उनको, और यूनान को बचाते हैं, तो क्या ये हत्यारे हैं या फिर ये देशभक्त हैं या फिर ये सैनिक हैं। तो ये बात से एकदम वो जो है टेंशन में आ गया और उसने सबको फटकार दिया और वहां से भाग गया। तो यहां पर ये डिसाइड करना एंटायरली जुडिशियरी के लिए, ज्यूरीज के लिए, लॉ के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या करना गुनाह होता है और क्या करना गुनाह नहीं होता है। तो ये हमें डिसाइड करना है। यहां पर फोर्थ जो पोर्शन है, फोर्थ जो चैप्टर है ऑफ डिफेंसेस की जो बात करता है, रक्षा की जो बात करता है, इसमें कहा गया है कि यदि डॉक्टर आपको बचा रहा है और उससे आपकी मौत हो जाती है, ऑपरेशन करने के दौरान वो सफल नहीं हो पाता है, उससे मौत हो जाती है, तो आप उसके ऊपर हत्या का मुकदमा नहीं कर सकते। इसके बारे में बात करें, ये डिफेंसेस की बात नहीं, ये ऑफेंसेस की बात करता है, ये डिफेंसेस की बात करता है, और ये थोड़ा सा गलत यहां पर लिखा हुआ है, और ये बात करता है दोस्तों ऑफेंसेस के बारे में, यानी कि ये दंड के बारे में बात करता है, दांडिक दायित्व के बारे में बात करता है। और दांडिक दायित्व के बारे में बात करता है तो बताता है कि आपको क्या करने पर सजा मिलेगी। अब यहां पर हम बात करते हैं कि क्या करने पर सजा मिलेगी। ये दो प्रकार का होता है। आपको ऐसे कानून, ऐसे काम के लिए सजा नहीं दी जा सकती जो अभी तक आपके द्वारा किया ही नहीं गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी की हत्या करने की सिर्फ योजना बनाई है तो आपको सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन कुछ कांड ऐसे भी हैं जिनकी की प्लानिंग करना
जिनको की प्लानिंग करने पर ही आपको सजा दे दी जाती है, जैसे कि सरकार के खिलाफ दंगा करने की तैयारी, सरकार के खिलाफ बलवा करने की तैयारी, सामूहिक रूप से नरसंहार करने की तैयारी, डकैती की तैयारी, षड्यंत्र की तैयारी, दुराशय, मेंसरिया, इन चीजों पर तैयारी करना। तो ये क्या कहलाता है? ये बेसिकली ऐसे प्रावधान है जिनको कि क्या कहा जाता है, जिनको दांडिक दायित्व के अंतर रखा जाता है। अब इनको फर्दर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि इनकोहल यानी कि विदाउट रिजल्ट, ऐसे अपराध जिनमें अभी रिजल्ट नहीं आया है, जिनमें कि चैप्टर 5 जिनके बारे में बात करता है, अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया चैप्टर 5A इनके बारे में बात करता है, चैप्टर 23 इनके बारे में बात करता है। तो ये वो चैप्टर्स हैं जो इस बारे में बात करते हैं कि हां भाई ऐसी सिचुएशन भी है जहां पर आपको सजा उसी बात के लिए दी जाएगी जो अभी तक आपने किया भी नहीं है या जिसका रिजल्ट भी नहीं आया है। अगर आप लोग षड्यंत्र कर रहे हैं सरकार के खिलाफ तब भी सजा आपको दी जा सकती है, वो यहां पर बताया गया विदाउट रिजल्ट, और ये है विद रिजल्ट। ये विदाउट रिजल्ट नहीं है, ये है विद रिजल्ट। मतलब यहां पर आपको सजा दी जाएगी केवल उस आधार पर जब आपके ऊपर जुर्म क्या हो जाता है, साबित हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से मैकाले के द्वारा पूरी आईपीसी को फ्रेम किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं ऐसे अब चैप्टर 16 to 22, यहां पर चैप्टर 5 to 5A एंड चैप्टर 23 यहां पर बताया गया है, जिनमें कि इनकोहल के बारे में बताया गया, जहां पर आपको वैसे मामलों के लिए भी सजा मिल जाएगी जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। जैसे आपने किसी को मारा भी नहीं है तब भी आपको सजा मिल जाएगी। अगर आपने षड्यंत्र किया, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र सफल नहीं हुआ है, तो आप कहेंगे हमने तो सफलतापूर्वक षड्यंत्र किया ही नहीं, तो सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो वो कहेंगे कुछ मामलों में केवल षड्यंत्र के लिए ही सजा दी जाएगी, वो व्यवस्था यहां पर बताई गई है। यहां पे बात करें अगेंस्ट स्टेट, गवर्नमेंट, पब्लिक, किसी भी जनता के खिलाफ, जैसे मान लीजिए कि आपने सामूहिक रूप से प्रयागराज शहर के अंदर सैमोनेला बैक्टीरिया को बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर खाने में मिलवा दिया, उससे बड़े पैमाने पर लोग बीमार हो गए। जब लोग बड़े पैमाने पर बीमार हुए तो उससे आपको कोई पर्टिकुलर फायदा हो गया, तो यह चीज करने से आपने जन सामान्य के स्वास्थ्य का क्या कर दिया, नाश कर दिया। तो यह एक पब्लिक ऑफेंस में आएगा। अगर आप लोग बस उड़ा देते हैं, पब्लिक ऑफेंस में आएगा। अगर आप लोग अगेंस्ट स्टेट काम कर रहे हो, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ हाईवे तोड़ दिया, पटरी तोड़ दी, पुल तोड़ दिया, पुलिया तोड़ दी, बिल्डिंग तोड़ दी, गवर्नमेंट बिल्डिंग में बम लगा रहे, अगेंस्ट स्टेट, गवर्नमेंट या पब्लिक, आपने नकली सिक्कों का निर्माण कर दिया, इसके अंतर्गत आएगा। आपने बांट और माप के खिलाफ छेड़छाड़ कर दी, ये इंडिविजुअल के साथ नहीं करा, ये आपने देश के साथ करा। तो ये इस तरीके से यहां पे थ्रो एन इंडिविजुअल यानी कि किसी सामान्य व्यक्ति के साथ में किए जाने वाले, एक व्यक्ति के साथ किए जाने वाले, जैसे किसी की हत्या, जैसे बलात्कार, जैसे किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना, किसी व्यक्ति को मारना, किसी के खिलाफ 420 करना, किसी व्यक्ति के साथ में धोखाधड़ी करना, इस प्रकार के जो जुर्म है वो यहां पर इंडिविजुअली किए जाते हैं और वो इसके अंदर बताए गए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको जो फ्रेमिंग है कॉन्स्टिट्यूशन की वो भी हम जल्दी ही लेकर के आएंगे। और आज बताई गई जो आईपीसी है, जिसको कि जनरली 1860 का आईपीसी, मैकाले का आईपीसी कहा जाता है, वो समझ में आया होगा। और आशा करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत सुखी होंगे और आने वाले समय की जो प्रिपरेशन है उसके लिए उत्साहित होंगे। इसी के साथ में जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।